स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है मानव परिसंचरण तत्व में जो रक्त परिसंचरण और लसिका तंत्र है, हम पढ़ रहे थे जो लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में जो रक्त है वह हमने अभी रक्त को पढ़ा, रक्त समूह और रक्त के कार्य। अभी तक के वीडियो में हमने ये अच्छे से समझ लिया है रक्त क्या है, रक्त के कार्य क्या है, रक्त समूह क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, हृदय, यानी इसको हम हार्ट भी बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट दिल। चलिए सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाना सिखाता हूँ। कई बार बहुत सारी ऐसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित मतलब उसके अंगों के विभिन्न भागों के नाम भी लिखिए। तो सबसे पहले हम एक तरह से इसको समझते हैं एक डायग्राम बना करके, और फिर उसके बाद में हम इसको समझाएंगे। तो डायग्राम सीखिए कैसे। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज आकृति का है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाथ की आकृति में त्रिभुज आकृति का लेंगे, जिसमें त्रिभुज का जो चौड़ा भाग होता है वो ऊपर की ओर है और जो समग्र भाग वो नीचे की तरफ है। देखिए सबसे पहले यहां बना देता हूं एक तरह से। आप इस तरह से एक आकृति बनाइए। ये थोड़ा सा मैंने और भी ज्यादा समग्र बनाना चाहिए था। इस तरह से ये एक तरह से ऊपर से देखिए त्रिभुज के जैसा है मेन, अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज, ठीक है। तो इसको यहाँ जो हमने बाहर एक परिधि बनाई है, इसके भीतर भीतर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऊपर से इस तरह से एक कोष्ठक बनाएंगे, यानी एक स्पेस। यहाँ से एक चाप सी बनाते हुए लेते हैं इस प्रकार से, और इसको नीचे ले जाएंगे। इसको बिना इसकी दीवारों को छुए हुए इसके नजदीक से ये हमारा बन गया एक भाग। अब जो स्क्रीन के अंदर जो दूसरा भाग है हमारा, इसी तरह से जो हमने बाहर एक रेखा लाइन बनाई है, उसके बाहर की तरफ से बिना इनको छुए हुए एक भाग यहाँ बनाएंगे। एक अलग तरह से एक कोष्ठक जिसको बोलते हैं हृदय कक्ष, एक कक्ष का निर्माण यहाँ पे करेंगे इस तरह से, और फिर ये नीचे जाते हुए संक्रिय हो जाएगी। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम इसकी कार्यविधि के बाद बढ़ेंगे। तो मुख्यतः इस तरह से हमने क्या करना है, एक परिधि बनानी है इस तरह से बाहर, और इसके अंदर यहाँ जो देखिए हमने यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दी है। इस ज्यादा स्पेस का मतलब क्या है कि जो हार्ट की वॉल होती है वो नीचे की तरफ आकर के थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा दिखाना चाहिए था, इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ज्यादा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ से इस तरह से एक ब्लड सेल निकालिए, सॉरी ब्लड ट्यूब निकलेगी। इसको इस तरह से मिला करके इसके भीतर ये चाप रही है, और यहाँ इसके अंदर दो ये एक रक्त नलिका है। क्या है, कैसे, इसका नाम हम बाद में देंगे। दूसरा है इस तरह से एक रक्त नलिका यहाँ बना दीजिए, जिसके भीतर का। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से दो लाइनें लेकर के एक ब्लड वेसल यहाँ पे बनाएंगे और एक ब्लड वेसल यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से आप चित्र को ड्रा करना सीखो, बिल्कुल सरल। यानी फिर मैं बता देता हूँ, एक बार याद कीजिए। एक परिधि बनाएंगे हम, जिसके अंदर ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा और नीचे आकर के संकरा रहेगा। इसके बिल्कुल पास से समीप से आते हुए हम ऊपर कोष्ठक बनाएंगे, 4 कोष्ठकों का निर्माण करेंगे। ऊपर वाला भाग जो है नीचे वाले तुलना में थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा चौड़ा रहेगा। नीचे वाला भाग जो थोड़ा संकरा रहेगा, और यहाँ जो बाहर वाली दीवार और भीतर वाली दीवार है, इसके बीच में थोड़ी स्पेस ज्यादा दी है। यानी यहाँ जो नीचे वाले जो कक्ष है देखे, उनकी जो भित्ति है, दीवार जो है वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए हमने इसको स्पेस को ज्यादा दिखाया है। अब हम बात करते हैं इसके संरचना के नाम देंगे। सबसे पहले जो मानव हृदय है, मानव हृदय मानव वक्ष गुहा। देखिए गुहा शब्द का बहुत आगे इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस पाठ में भी, इस वीडियो में भी और आगे भी। गुहा कोई भी रिक्तिका स्थान, रिक्तिका होती है, यानी रिक्त यानी खोखला स्थान। जैसे ये देखिए मुख गुहा, मुख गुहा यानी दांतों के ये जो हमारा छेद है इसको बोलते मुख। मुख के पीछे जो खाली स्थान है, खोखला स्थान जिसमें जीभ है, दांत है, ये हमारा मुख गुहा हो गया। तो ऐसे ही
जो हमारा वक्ष है, ये हमारा पोर्शन जो इसको क्या होता है वक्ष, इसके भीतर जो पसलियों के अंदर एक खोखला भाग है जिसमें हमारे फेफड़े हैं, हृदय है, ये हमारा वक्ष गुहा कहलाता है। और नीचे जहां पर हमारे पाचन तंत्र है, ये क्या है उदर गुहा, मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा। तो हम बात करें वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के अंदर बहुत कोमल अंग है जैसे फेफड़े और हृदय। इनकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने ये हड्डियों से बनी हुई एक पिंजर, पसली पिंजर बनाया हुआ है, इसको हम पसलियां या रिब्स बोलते हैं। तो ऊपर से बाएं हाथ की तरफ, जो बायां हाथ है किसी भी व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के अंदर बाएं तरफ ऊपर से जो दूसरी पसली है, ऊपर से दूसरी पसली, वहां से लेकर के नीचे छठी पसली तक, सेकंड टू सिक्स्थ रिब, इस पोजीशन में हमारा जो हृदय होता है वह स्थित होता है वक्ष गुहा में बाईं तरफ। और इसका आकार व्यक्ति के अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। यानी जितना मेरा ये हाथ है, मैंने इसको बंद किया, ये जो मेरी मुट्ठी का आकार है ये मेरे हृदय का आकार है। तो किसी भी व्यक्ति के, ये सामान्य जानकारी हृदय के बारे में, जो हृदय होता है मानव का हृदय, वो वक्ष गुहा में बाईं तरफ दूसरी से पसली से छठी पसली के बीच बाईं तरफ स्थित होता है। और इसकी आकृति जो है मनुष्य की अपनी मुट्ठी की आकृति होती है। इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, इसको बोलते हैं हृदय आवरण। क्या बोलते हैं इसको? हृदय आवरण, हृदय आवरण होता है, ठीक है। इस जो इसकी सुरक्षा करता है झटकों से, जो सामान्य झटके होते हैं रूटीन में, सामान्य क्रियाओं में होते रहते हैं। अभी इसके बाद बताते हैं मानव हृदय के अंदर जो मुख्यतः 4 कोष्ठकों के अंदर भी विभाजित है। तो 4 कोष्ठकों से मैं भिन्न थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, बात वही है लेकिन समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जब भी हम कोई मानव अंग का जब चित्र बनाते हैं, तो उस चित्र में जब चित्र बनाने वाले के दाएं हाथ की तरफ उसका बायां अंग होता है। यह एक नियम है, दाएं हाथ की तरफ जो अंग है वो कौन से है? बाएं। और बाएं की तरफ कौन सा होगा? दायां भाग। तो अगर हम इसको देखें तो हृदय को अगर हम देखें तो हृदय के 2 भाग हैं, बायां भाग और दायां भाग। दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो बायां भाग है, और बाएं हाथ की तरफ, क्योंकि देखिए समझिए मिरर इमेज, जैसे मैं आपकी तरफ इस तरह से खड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां, और ये कौन सा है? बायां। और कोई व्यक्ति मेरी तरफ मुंह करके यूं खड़ा है, अब देखिए ये दायां उसका व्यक्ति है, तो जब मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा ये बायां, ये सॉरी दायां भाग हो गया। और जब ब्लैक बोर्ड से इधर में होता हूं तो ये क्या है? दायां भाग इधर आ गया। तो यही कारण है देखने का, पोजीशन के कारण से, यानी एक्सप्लेन करने वाला और जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बायां भाग, तो मानो अब देखो हमने 2 भागों में बांटा, बायां भाग और दायां भाग। बाएं भाग और दाएं भाग के अंदर एक जो होता है ये है विभाजन पट। ये क्या है हमारा? इसको मैं एक करके लिख देता हूं। ये एक क्या है? विभाजन पट। क्या है? विभाजन पट, ठीक है, एस रिसेप्टा, ठीक है, जो बाएं भाग और दाएं भाग को मिलने देता। इसमें जो रक्त है, इसमें जो रक्त है वो कहीं भी किसी प्रकार से नहीं मिलता। अब प्रत्येक भाग में ये जो बायां, इसमें 2 भाग हैं, 2 कोष्ठक है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला जो कोष्ठक होता है उसको आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद। दोनों तरफ होते हैं, तो ये बाएं तरफ तो ये बायां आलिंद हो गया, और ये दाएं तरफ तो ये क्या? दायां आलिंद हो गया। जो दाएं और बाएं भाग होते हैं हृदय के, उनके जो ऊपरी कक्ष उनको आलिंद बोलते हैं। बाएं तरफ वाले भाग के अंदर बायां आलिंद और दाएं तरफ वाले भाग के अंदर दायां आलिंद। जो नीचे वाले कोष्ठक होते हैं उनको बोलते हैं निलय, क्योंकि ये निलय बाएं तरफ स्थित है इसलिए इसका नाम क्या गया? बायां निलय। और ये जो निलय है ये दाएं तरफ स्थित है इसलिए इसका नाम क्या गया? दायां निलय। तो यानी ये हमारे क्या आगे मानव हृदय जो है उसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक, ठीक है। 2 ऑरिकल्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स, और इनको बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, ठीक है। 2 ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार मानव हृदय के अंदर, मानव हृदय जो वो 4 कोष्ठकों से बना हुआ है, और ऊपरी जो कोष्ठक है उनको आलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को निलय बोल देते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर जो बायां आलिंद है, हमसे यहां से शुरुआत करते हैं, दायां आलिंद, ठीक है। दायां आलिंद के अंदर ये है हमारी महाशिरा। क्या है? महाशिरा। क्या होती है शिरा? मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बाद में बताता हूं, थोड़ा सा पीछे देता हूं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र में एक अवयव हमारा क्या था? रक्त, जिसको हमने विस्तार से पढ़ा है। दूसरा जो भाग है वो क्या है? हृदय।
जो मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका जो केंद्र है वो हृदय है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र, पंपिंग ऑर्गन है, ये पूरे के पूरे प्रणाली के केंद्र है, इसी से सारी प्रक्रिया संचालित होती है। ये रक्त को निरंतर प्रवाहित करता रहता है, किसमें, रक्त नलिकाओं में। जो रक्त नलिकाएं हैं वो मुख्य दो प्रकार की हैं, वैसे तीन होती हैं। जो हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाती हैं वो कहती है धमनियां, यानी हृदय से रक्त को लेके जाएंगी, हृदय से उत्तक की ओर जो ले जाती है वो होती है धमनियां, और उत्तक से जो रक्त लेकर के वापस हृदय में लेके आती होती है शिराएं। अगले विस्तार में बात में बात करें, मोटी बात याद रखिए। तो ये महाशिरा है, शिराओं की बहुत सारी शिराएं मिलकर के एक शिरा बनाती हैं, इसलिए वो क्या है, महाशिरा। ये महाशिरा है, ये रक्त को लेके आएगी। ये रक्त कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त, जो उत्तक कौन से आ रहा है, सभी की कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो एकत्रित हुआ और वो शिराओं में होता हुआ सारी शिराएं मिलकर के एक शिरा बनाती है, जिसको महाशिरा बोलते हैं। ये महाशिरा दाएं आलिंद में खुलती है। तो ये दाएं आलिंद के अंदर ये कौन सा ब्लड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ गया, ठीक है। ये दाएं आलिंद होता है, जब इसमें रक्त आ जाता है तो हृदय क्या होता है, ये पंपिंग ऑर्गन है, सिकुड़ता और फैलता रहता है, ये लयबद्ध तरीके से सिकुड़ता है, फैलता है। तो जब रक्त यहाँ आता है CO2 में, ठीक है, तो इस हार्ट के अंदर जो सिकुड़ने का काम दौर आता है, जब ये आलिंद सिकुड़ता है, सिकुड़ने से रक्त के ऊपर दबाव बढ़ता है और ये रक्त कहाँ चला जाता है, नीले में। कौन सा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त नीले में आ जाएगा। आलिंद और नीले के बीच में छेद होता है जिसको बोलते हैं एवी अपर्चर, एवी अपर्चर। इस एवी अपर्चर के ऊपर वाल होते हैं जिसको बोलते हैं एवी वाल्व, एवी वाल्व या एवी कपाट, ठीक है। एवी, ए से बन गया ओरो, वी से बन गया वेंट्रिकुलर, ओरो वेंट्रिकुलर अपर्चर, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो छिद्र, आलिंद और वेंट्रिकल के नीले के बीच का छिद्र, इस छिद्र में होते हैं कपाट यानी वाल। जैसे नल के अंदर वाल नहीं होते, नल की दिशा पानी के प्रवाह को निर्धारित करने के लिए। तो जब हृदय में आलिंद में सिकुड़न होती है तो वो रक्त के ऊपर दबाव के कारण रक्त कहाँ जाता है, नीले में। अब नीले में आएगा, अब फिर नीले सिकुड़ेगा तो ये जो एवी वाल्व ये बंद हो जाते हैं, यानी रक्त वापस नीले से आलिंद में नहीं जाएगा, वो बंद हो जाएंगे, सिर्फ रक्त इसी डायरेक्शन में आ सकता है। अब क्या होता है, जब नीले सिकुड़ता है, नीले के सिकुड़ने से क्या होता है, नीले में एक छिद्र होता है, ये जो छिद्र होता है ये रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ये चला जाएगा कहां से, ये निकलेगा यहाँ से, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। देखिए मैं फिर बताता हूँ, मैंने इसको क्या कहा, शिरा। शिरा क्या होती है, जो उत्तक से रक्त को लेकर के शरीर की तरफ आती है उनको बोलते हैं शिरा। तो इस शरीर के रक्त को लेके आ रही है तो इसलिए नाम हो गया शिरा। और ये क्या है, दाएं नीले से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के कहां से आ रही है, फेफड़ों में। कहां लेके गई है, फेफड़ों में। फेफड़ों में लेके जाने वाली, जो लेके जाने वाली उसका मतलब क्या है, धमनी, क्योंकि ये धमनी फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब क्या है, फेफड़े, फेफड़ों में इस रक्त को लेके जाती है इसलिए क्या है, फुफ्फुस धमनी। तो दायां भाग जो है वो उसको समझिए, दाएं भाग का आलिंद पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को, यानी अशुद्ध रक्त से अभिप्राय हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को एकत्रित करता है, और ये दायां आलिंद इसको एवी अपर्चर के द्वारा नीले में भेज देता है। और जब नीले सिकुड़ता है, नीले में सिकुड़ने के कारण से नीले का कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, ये फेफड़े हमारे मानव फेफड़े, इन फेफड़ों के अंदर जब ये रक्त जाता है तो यहां से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन तो क्या होगी, इसके रक्त के अंदर आ जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर थी वो यहाँ आ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ चली जाएगी फेफड़ों में और ऑक्सीजन जो है वो रक्त में आ जाएगी। यानी जो रक्त के अंदर की सॉरी इसको ये दिखाएंगे, ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी कहां चलेगी, फेफड़ों में, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन थी फेफड़ों में ये आ गई। तो अब ये ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है ना, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ये क्या करेगा, ये फुफ्फुस धमनी, ये आ गया हमारा फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। शिरा क्या आती है, जो रक्त को लेके आती है, ये फुफ्फुस शिरा इसको कहां लेके आएगी, बाएं आलिंद में। ये बाएं आलिंद में रक्त आता है, कौन सा रक्त आता है, ऑक्सीजन से युक्त रक्त। कौन लेके आता है, इसको मैं सीधे से लिख देता हूं, फुफ्फुस शिरा। शिरा जो होती है जो रक्त को लेकर आती है, शिरा बोलते हैं। फेफड़ों से जो ये ऑक्सीजन वाला रक्त है कहां आ गया, फुफ्फुस शिरा से कहां आ गया, आलिंद में। जब ये आलिंद सिकुड़ता है
आलिंद सिकुड़ता है तो एवी अपचय के द्वारा ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां जाता है, बायां नीले में। और बायां नीले में ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त यहाँ आ गया, बाएं नीले के अंदर एक छिद्र होता है, इस छिद्र में जब ये बायां नीले होता है, इस छिद्र से ये रक्त होता हुआ ये जो है महाशिरा, महाशिरा, इस महाशिरा के द्वारा बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन युक्त। और ये महाशिरा इस रक्त को पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, हमने इसको हृदय को मैंने बताया था ना 4 कोष्ठकों, वो नहीं बताया मैंने बताया कि हृदय के 2 भाग हैं, बायां भाग और दायां भाग। देखिए हम अगर अब इसको पूरा समझने के बाद देखते हैं, बाएं भाग में हमेशा ऑक्सीजन रक्त होता है और जबकि दाएं भाग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है। तो ऑक्सीजन वाला रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल पृथक रहते हैं। इसीलिए इसको हम इस तरह से पढ़ाते हैं, दायां भाग और बायां भाग। ठीक है, अभी ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये आपकी संरचना होगी। ठीक है, अब ये जो रक्त को अगर हम देखते हैं, यहाँ एक नया टॉपिक आता है, दोहरा परिसंचरण। क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। देखिए मैं समझाता हूं, दोहरा परिसंचरण क्या है। एक क्रम होता है, हृदय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, इसको बोलते हैं धड़कन, हार्ट बीट, सिकुड़ना और फैलना। एक बार सिकुड़ना और फिर एक बार फैलना, ये एक हार्ट बीट है, एक धड़कन है। सामान्य एक व्यक्ति की जो धड़कन है, उसकी जो दर होती है, 1 मिनट में स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 72 बार यानी 72 टाइम्स अ मिनट ये धड़कता है। और अगर हम 72 बार, 72 यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो इस हिसाब से देखें तो एक धड़कन के लिए कितना टाइम है हमारे पास, 0.8 सेकंड का। कितना समय है, 0.8 सेकंड का। चलिए मैं इसको बाद में बताता हूं। जब हृदय सिकुड़ता है तो हृदय में क्या होता है, देखिए एक चक्कर में, एक बार सिकुड़ने फैलने के चक्कर में जो ब्लड है 2 बार हृदय से गुजर रहा है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं भाग में आता है, दाएं आलिंद दाएं नीले में, फिर ये फेफड़ों से होता हुआ वापस बाएं आलिंद और बाएं नीले में आता है, फिर ये पूरे शरीर में जाता है। तो ये पूरा चक्र होता है। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है, मानव हृदय में या कोशिका स्तनपायी या रीढ़धारी तंतु के हृदय में जो रक्त है, एक क्रम में, एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरता है, इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। द ह्यूमन ब्लड पासेस ट्वाइस इन अ साइकिल थ्रू हार्ट, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब कहता है दोहरा सर्कुलेशन। एक बार बाएं भाग से ऑक्सीजन युक्त और दाएं भाग से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब बात कर रहे थे एक विशेष जो हमने यहाँ दिखाया नहीं, जो ये मानव हृदय है, इस मानव हृदय के अंदर जो ये विभाजन पट है, इस विभाजन पट में एक विशेष संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम, ये जो विशेष SV नॉट, SV नॉट, SV नॉट। ये SV नॉट किसके जैसे है, यानी ये से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिका, इसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, पुरकेंजी फाइबर। हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। यानी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जैसे है। हृदय क्यों सिकुड़ेगा, क्यों फैलेगा, ये सब संचालित किससे होता है, SV नोड से। SV नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर, जो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। इस पेस मेकर में से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन जो पुरकेंजी फाइबर के द्वारा पूरे हृदय की जो कोशिका दीवार है, इन दीवारों के अंदर ये जो आवेग है, विद्युत आवेग, इनको लेकर के जाता है और इस विद्युत आवेग के कारण ये सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है, एक वीडियो को देखिए, इस वीडियो में किस तरह से हाथ काम कर रहा है देखिए। तो इस तरह से क्या है, हार्ट धड़कता है, धड़कन होती है, सिकुड़ना और फैलना लयबद्ध तरीके से। हम अभी बात कर रहे थे कि 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति का 60 सेकंड में धड़कता है, यानी 1 मिनट में। तो एक धड़कन में कितना समय लगा, 0.8 सेकंड। तो क्या हमारा हृदय निरंतर जन्म से मृत्यु तक धड़कता रहता है, क्या ये विश्राम नहीं करता? तो हमारा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हृदय जो है ये निरंतर काम करता नहीं, जितनी देर ये काम करता है उतनी देर ये आराम करता है। यानी काम करने से भी प्राय कॉन्ट्रैक्शन, यानी हृदय की मांसपेशियों पे जोर तो पड़ता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं,
तो कॉन्ट्रैक्शन है इज अ काइंड ऑफ वर्किंग, और फिर ये रिलैक्स होता है। इसका जो फैलना है, प्रसारण है, वो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन। तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने का कार्य है, तो मानो आलिंद जो हृदय का जो आलिंद है, आलिंद 0.8 सेकंड में से 1 सेकंड के 0.1 सेकंड के लिए आलिंद किस लिए करता है, 0.1 सेकंड के लिए सिकुड़ता है। कौन सिकुड़ता है? आलिंद। कौन है? आलिंद। ठीक है, और फिर उसके बाद शेष जो समय 0.7 सेकंड वो क्या है, रिलैक्स रहता है। तो देखिए कितना काम किया इसने, 0.1 सेकंड, क्योंकि इसको खून कहां पे पहुंचाना है, अपने बिल्कुल नीचे स्थित नीले में। तो नीले में तो वैसे भी हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कार्य करता है, जैसे कपाट खुलेंगे नीचे चला जाएगा, लेकिन ये बहुत तेजी से करता है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रक्त के अंदर दबाव बढ़ेगा, रक्त कहां चला जाएगा, नीले में, यहाँ दबाव हुआ, रक्त यहाँ आ जाएगा। अब देखिए नीले, नीले क्या करता है, नीले 0.3 सेकंड तक लगातार सिकुड़ता है, 0.3 सेकंड तक यूं, और बाकी शेष समय क्या करता है, ये सिकुड़ना नीले। ठीक है, बाकी शेष समय ये क्या है, रिलैक्स रहता है। तो इस प्रकार से हम अगर दोनों को संयुक्त रूप से देखें तो 0.4 सेकंड की ही समय में सिकुड़ने का कार्य है, यानी हार्ट का काम करना क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इज ए सॉर्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो वर्किंग ऑफ हार्ट इज ओनली लिमिटेड टू 0.4 सेकंड व्हिच इज द हाफ ऑफ द 0.8 सेकंड। मींस हृदय जितनी देर कार्य करता है उतनी ही देर वो रिलैक्स रहता है, यानी बिना कार्य किए हुए। इसी कारण से ये थकता नहीं है, यही कारण है कि ये थकता नहीं है। हृदय लगातार जितनी देर काम करेगा, जितनी देर सिकुड़ता है, उतनी देर ये फैलता है। ये वर्किंग, रिलैक्सेशन यानी नॉन वर्किंग। तो दिस इज व्हाई हार्ट इज कॉन्स्टेंटली बीटिंग। ठीक है, और जब ये हृदय धड़कता है तो रक्त के ऊपर दबाव बनता है। ये रक्त का दबाव हमें हमारी रक्त वाहिनिकाओं में महसूस होता है। इसको बोलते हैं नाड़ी स्पंदन या हार्ट हृदय स्पंदन। क्या बोलते हैं इसको? हृदय स्पंदन। जब भी हृदय में सिकुड़न होती है, आलिंद या नीले सिकुड़ते हैं, जब नीले सिकुड़ता है, नीले के सिकुड़ने से रक्त कहां जाएगा, महाधमनी में। तो महाधमनी के अंदर जो रक्त होता है उसका बहुत अधिक दबाव होता है, वो दबाव हमारी धमनियों के अंदर महसूस होता है। इसको बोलते हैं हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंदन। क्या होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है उसको बोलते हैं परकूचन। क्या बोलते हैं? परकूचन। सिकुड़ने को बोलते हैं परकूचन। तो परकूचन से जो दबाव बढ़ेगा, सिकुड़ने से एक सिद्धांत होता है जो आयतन और दबाव का सिद्धांत है। आयतन सिकुड़ता कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमण होते हैं। यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा। तो जब मांसपेशियों के कारण सिकुड़ने के कारण से जो वेंट्रिकल है, नीले है, जब ये सिकुड़ता है तो रक्त के ऊपर क्या है, नीले का आयतन कम होगा, यानी रक्त के ऊपर दबाव बढ़ेगा। दबाव से ये नीले कहां जाएगा, महाधमनी में। तो महाधमनी में जो रक्त का दबाव है इसे रक्त दबाव बोलते हैं। और क्योंकि ये परकूचन से, सिकुड़ने से हुआ, तो इसको बोलते हैं परकूचन दाब। यानी रक्त के अंदर हृदय के सिकुड़ने से धमनियों में जो दबाव उत्पन्न होता है रक्त में, उस रक्त के दबाव को हम परकूचन दाब या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति में 120 mmHg होता है, स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है, जब ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बंद होता है, यानी हार्ट रिलैक्स करता है, तो क्या है, नीले का इसका क्या आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है। तो इसी के फैलने के कारण, नीले के विस्तारण के कारण से जो धमनी है उनके अंदर भी रक्त का दबाव कम हो जाता है। तो जो हृदय का रिलैक्स होना है इसको अनुशीतलन बोलते हैं। क्या होते हैं? अनुशीतलन। अनुशीतलन, अनुशीतलन। तो अनुशीतलन जब होता है हृदय में, तो जो रक्त की नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनी का धमनियां, उनमें जो रक्त का दबाव होता है उसको अनुशीतलन दाब बोलते हैं। हृदय के अनुशीतलन के कारण से रक्त का जो दबाव धमनी होता है उसे हम अनुशीतलन दबाव बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है इसको? डिस्टोलिक प्रेशर। और एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? 80 mmHg। यानी अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा एक नया टॉपिक बनेगा, हमारा रक्त दबाव। क्या बनेगा? हमारा रक्त दबाव। जो रक्त दबाव क्या होता है, मानव के हृदय के द्वारा लैब तरीके से सिकुड़ने फैलने के कारण धमनियों के अंदर रक्त का एक विशेष दबाव बढ़ता है,
जो सिकुड़ने के हृदय के सिकुड़ने के यानी परकुशन के समय पे 120 mm Hg होता है, और जब हृदय अनुशीतलन करता है तो ये 80 mm Hg होता है। ये एक सामान्य में है। विशेष परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से ये घटता और बढ़ता रहता है। अगर ये दबाव घट जाता है तो इसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। इसके भी कई दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि रक्त क्या है, ऑक्सीजन का प्रवाह कर रहा है, अनेक पोषक तत्वों का प्रवाह कर रहा है। तो अगर रक्त का दबाव कम हो जाता है तो ये भी एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। तो पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निदान वहां से हटाना कोशिकाओं से, और ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये सब क्या है वो एडवर्सली इफेक्ट होती हैं। तो इससे ज्यादा समस्याएं आती हैं। रक्त दबाव बढ़ जाता है तो इसकी आपूर्ति बढ़ जाती है, रक्त दबाव की आपूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ स्तर तक मतलब सेफ है। कम होना ज्यादा खतरनाक है, अगर कुछ बढ़ता है वो उस खतरनाक है, लेकिन कम होने की तुलना में कम खतरनाक है तुलनात्मक रूप से। जब रक्त सामान्य 120 और 80 से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो एक रोग है। चलिए इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं सामान्य कि हम कैसे हार्ट बीट को सुनते हैं। आपने देखा हुआ जो डॉक्टर होते हैं उनके कानों में कुछ इस तरह का एक यंत्र लगा होता है जो आगे चल करके कुछ इस तरह की संरचना होता है। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप एक सामान्य यंत्र है जिससे क्या होता है, हृदय की धड़कन सुनते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन में है ना आवाज कैसी होती है, धक धक नहीं होती। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो वाल्व बंद होते हैं, खुलते हैं। इन वाल्व के बंद होने खुलने के कारण से एक आवाज होती है, इसको बोलते हैं लब डब। क्या बोलते हैं इसको, लब, और दूसरा होता है डब। जो हृदय के फैलने और छोड़ने से जो ध्वनि होती है ना, इसको बोलते हैं हृदय ध्वनि। कहते हैं हृदय धड़कन की धड़कन ध्वनि, हृदय धड़कन ध्वनि, लब डब, ठीक है, लब डब। इन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या है, ये जो हमारा एवी वाल्व बंद होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इधर, ये बंद होगा। बंद होने से क्या होगा, ये जो आवाज आएगी लब की, फिर ये जब नलिकाओं में चले जाएगा तो नलिकाओं से वापस नहीं आए, नलिकाओं के अंदर, यानी जिस तरह ये नलिका है इनके अंदर वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो ये जब बंद होते हैं, यानी नीले के सिकुड़ने के बाद जब रक्त वहां चला जाता है धमनियों में, और जब ये रिलैक्स करता है तो धमनियों से वापस रक्त इसमें ना आए, इसलिए धमनियों के द्वार पर जो वाल्व होते हैं वो बंद हो जाएंगे। उनके बंद होने से जो आवाज होती है वो होते हैं डब। तो लयबद्ध तरीके से लब डब की आवाज आती रहती है, इसको बोलते हैं हमें हार्ट साउंड। और इसको सुनने का जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। जो बीपी मापने का यंत्र होता है जिसके अंदर यहाँ एक विशेष प्रकार से एक ब्लडर बांधा जाता है, जिसके ऊपर एक मीटर लगा होता है और हवा भर करके उसमें दबाव बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। अब इसको स्फेग्नोमीटर। तो ये दो यंत्र याद रखिए, धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप और स्फेग्नोमीटर जो मापने के लिए। इस चित्र में देखिए एक बार, आपको मैं अभी स्लाइड दिखाऊंगा, मैं स्लाइड में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। अब आता है हमारा अन्य जीवों में हृदय की अगर हम बात करते हैं। अगर हम अन्य जीवों में हृदय की बात करते हैं तो जितना जैविक विकास होता है, यानी शारीरिक विकास, शारीरिक जो संगठन है जितना अधिक जटिल होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्तनपायी जो जीव हैं, मैमेलियंस हैं, जो रीढ़धारी जंतु हैं, उनमें सबसे अधिक जैविक शारीरिक विकास होता है, जटिल विकास होता है। तो इनके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बिल्कुल भिन्न भिन्न चलते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न, किसी प्रकार से नहीं मिलते। और अगर ये मिल भी जाए तो ये एक दोष हो जाएगा परिवहन तंत्र का, ठीक है, जिसको बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करें स्तनपायी से थोड़े नीचे के वर्ग की, जो कम विकसित है स्तनपायी की तुलना में, सरीसृप जिसको बोल देते हैं, रेप्टाइल, रेंग चलने वाले जीव जैसे सांप है, छिपकली आदि है। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, जो उभयचर हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक है, उनमें जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है, 3 कोष्ठक होते हैं। और त्रिकोष्ठकीय हृदय होने के कारण से पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो वो पृथक पृथक नहीं रहता,
उनमें वो रक्त कुछ सीमाओं तक मिल जाता है ऑक्सीजन, और उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त मिल जाने के प्रति एक टॉलरेंस है, वो उनकी बॉडी इसको एडजस्ट कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है स्तनपायी में, सरीसृप में और उभयचर में। अगर हम उससे नीचे बात करते हैं जो जलीय जीव हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, उनके हृदय में सिर्फ 2 ही कोष्ठक होते हैं, और उनके अंदर जो अंग है वो क्या है, गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, ऐसा संतुलन नहीं होता, उनका अलग हमेशा मिला रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये सीधे गिल्स के अंदर आता है रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो गिल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ देता है और जल से ऑक्सीजन लेकर के वापस ले जाता है, तो वो एक ही तरह चलता रहता है। तो ये हमारे हैं अन्य जीवों की तुलना में। तो इसको रखना कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जलीय जीवन में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2, क्या उनके उनके रक्त के अंदर ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मिलता है? जी हाँ, मिलता है, और उनमें टॉलरेंस होती है, मतलब उसको सहन कर सकते हैं। वो जो सरीसृप है या उभयचर है उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, कुछ पक्षियों के हृदय में भी होते हैं, अन्यथा पक्षियों के कोष्ठक 4 होते हैं, और जो स्तनपायी उनमें तो 4 होते हैं, और उनका रक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, टॉलरेंस नहीं है इनमें। तो ये तो हमारा इन जीवों के बारे में। अब अतिरिक्त इसके अगर हम बात करते हैं एक सेकंड, अब हम बात करते हैं रक्त नलिकाओं के बारे में। नलिकाएं या रक्त वाहिनियां बोलते हैं, जिस प्रकार से वाहिनियां मतलब जो किसी चीज का वहन करती है, को ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है, इसको वाहिनी बोलते हैं। जैसे आपने देखा है एम्बुलेंस को रोग वाहिनी बोलते हैं, रोगी को लेके जाती है रोग वाहिनी। और जैसे मृत व्यक्तियों की आजकल एक गाड़ी रहती है जिसको बोलते हैं मृत वाहिनी, जो डेड बॉडीज को लेके जाती है। इसी तरह से रक्त है तो रक्त वाहिनी, ये जितना हमारे सिस्टम में होता है मूत्र वाहिनी। तो ये रक्त को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है इनको रक्त वाहिनियां बोलते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धमनी, शिरा और तीसरी है केशिका। सबसे पहले क्या है, धमनी, और दूसरी क्या है, शिरा, और तीसरी होती है केशिका, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ ये देखिए धमनी को हम बता भी देते क्या है, और दोनों की तुलना करते हुए इनमें अंतर भी स्पष्ट करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये मानव हृदय में से जो रक्त को लेकर जाते हैं, यानी जो हृदय से धमनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, हृदय से रक्त को कहां ले जाएंगी, उत्तक की तरफ ले जाएंगी। यानी हृदय में से रक्त निकलेगा और ये कहां जाएगा, उत्तक में, ठीक है। ये हृदय से निकला और ये कहां चला गया, उत्तक की तरफ। तो वो रक्त वाहिनियां जो हृदय से रक्त को लेकर जाती है, हृदय से परे लेके जाती है उत्तक की तरफ, ठीक है, उनको बोलते हैं धमनियां, ठीक है। और दूसरा होता है शिरा, कहते हैं शिरा, ये रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को लेकर आती हैं, रक्त को लेकर के हृदय में लाती है, पूरे शरीर से, पूरी कोशिकाओं से रक्त को इकट्ठा कर करके ये क्या करेंगी, ये हृदय में लेके आएंगी। हृदय में आया यहाँ पे रक्त, ठीक है। तो जो रक्त वाहिनियां शरीर से रक्त को एकत्रित करके हृदय की ओर लाती हैं, यानी ये क्या करेंगी, ये उत्तक से रक्त को वहां लेके आई हृदय में, तो वो नलिकाएं कहते हैं शिरा। तो ये स्पष्ट बिल्कुल सरल, धमनियां और शिराओं में, यानी जो रक्त को उत्तक से हृदय से उत्तक की ओर ले जाती है वो शिरा, वो रक्त नलिकाएं धमनियां कहलाती हैं। और जो रक्त धमनियां पूरे उत्तक से रक्त को ला करके हृदय में छोड़ती हैं वो कहते हैं शिराएं। अब हम इनके अंतर भी कर लेते हैं। देखिए रक्त में हृदय में संकुचन के कारण से जो रक्त बाहर निकलता है धमनियों में, उसमें बहुत अधिक दबाव होता है। उच्च दबाव के कारण ही वह रक्त धमनियों से प्रत्येक कोशिका में पहुंचना सुनिश्चित होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम बात करें तो धमनियों के अंदर दूसरा अंतर क्या है, धमनियों के अंदर जो रक्त का दबाव है ना, उच्च रक्त दबाव होता है, उच्च रक्त दबाव जो है धमनियों में क्या होता है, अधिक होता है। और दूसरा अंतर जो कि शिरा में क्या होता है, रक्त का दबाव क्या होता है, कम होता है, रक्त का दबाव कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहां से इकट्ठा हो गया है, वहां पे कोई पंप नहीं लगा हुआ जिसके वजह से प्रेशर बढ़ेगा। कैसे आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। तीसरी बात क्या है, क्योंकि इसमें दबाव होता है, दबाव होने के कारण से इसको मजबूती से उस दबाव को झेलना है। तो जो ये हमारी शिराएं है ना, इनकी जो दीवार है, ये देखिए दीवार, ये यहाँ देखिए, ये यहाँ क्या जगह क्या है, ये क्या है आपकी, ये है शिरा की दीवार। तो जो धमनी की दीवार है ना, वो तीसरा अंतर ये है कि धमनी की जो दीवार है, धमनी की दीवार वो क्या है, मोटी होती है, क्या होती है, मोटी, ताकि वो
रक्त के दबाव को अच्छे से बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। जबकि जो सिरा होती है ना, उसकी जो भित्ति होती है, भित्ति यानी दीवार, वो होती है कम मोटी होती है, यानी वो पतली होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दबाव तो इतना होता नहीं। तीसरी बात क्या कहते हैं, क्योंकि जो धमनी होती है दबाव के कारण से रक्त प्रवाहित होता है, सभी कोशिका में पहुंच जाता है, इसीलिए धमनी के अंदर किसी प्रकार की अवरोध की संभावना नहीं है। इसमें किसी प्रकार के वाल्व नहीं होते, वाल्व यानी ये देखो इसके अंदर कहीं भी कोई वाल्व नहीं है, जबकि यानी इसमें धमनी में वाल्व नहीं होते, वाल्व नहीं होते, ठीक है। इसको कपाट भी बोल देते हैं, कपाट यानी दरवाजे। जिस तरह से दरवाजे बंद कर दो तो किसी कारण अगर बंद हो जाएगा, इसी प्रकार से धमनियों के अंदर किसी प्रकार के कपाट नहीं होते, जबकि सिरों में कपाट होते हैं। उनके अंदर याद रखिए, चित्र के अंदर मैंने दिखाया आपको, इस चित्र में ये जो कपाट दिए गए हैं के बीच में चित्र है। जब रक्त कैसे आता है धमनियों से हृदय में, जब हमारी मांसपेशियां नीचे से हृदय के अतिरिक्त जो शरीर के ऊतकों में मांसपेशियां वो सिकुड़ती फैलती हैं, तो उनके कारण से जो ये हमारी धमनी शिरा है, जब इसकी शिरा के ऊपर पेशियों का दबाव पड़ेगा, तो ये दबाव के कारण से ये रक्त का जो ये दबाव रक्त में जाएगा, रक्त में दबाव बढ़ेगा, और जब रक्त में दबाव होता है ऐसी व्यवस्था होती है कि ये रक्त ऊपर की ओर बहता है, और ये जो नीचे वाल होते हैं ना, ये वाल इस तरह से बंद हो जाते हैं कि ये जो वाल होते हैं ना, ये वाल ये अपवर्ड यानी अधोगामी प्रवाह को तो अलाउ करते हैं, लेकिन ब्लड का बैक फ्लो ये अलाउ नहीं करते, ये बंद हो जाएंगे ये, ठीक है। ये बंद हो जाने की वजह से रक्त वापस नहीं जाएगा, और क्योंकि मांसपेशियों का दबाव है, इस दबाव के कारण ये रक्त आगे चला जाएगा। फिर मांसपेशियों का दबाव इस सेक्शन पे पड़ेगा, तो इसके शिरा के इस सेक्शन से दबाव के कारण ये वाल्व पे बंद हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी ये मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने से जो दबाव पे इन नलिकाओं पे बनता है, रक्त नलिकाओं पे, इसके कारण से जो वाल्व के कारण से, वाल्व सिस्टम के कारण से जो ये रक्त है ये मांस इसमें क्या बोलते हैं शिराओं में ये हृदय तक आता है, ठीक है। अगली बात जो होती है, इसके अंदर जो मुख्य बात थी, जो शुरू में बताने की बात थी, कोई बात नहीं अभी भी कर लीजिए, उसको बाद में अनालाइज कर लीजिएगा। जो शिराएं होती है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, आपके जबकि जो धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अगली बात जो होती है वो ये है कि जो पांचवा, ये हमारा पांचवा अंतर हो गया, जो मैं दूसरे नंबर पे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। इसको आप दूसरा मान लो, ठीक है, इसको तीसरा मान लीजिए, इसको चौथा मान लीजिए, इसको पांचवा मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपको आई एस्टिप्ड, तो तीसरा चौथा ये पांचवा है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया। हाँ, अगला क्या होता है, ये जो होती हैं, ये जो धमनी होती हैं, पांचवें नंबर पे आएगा, सॉरी, ये डीप सिचुएटेड, डीप सिचुएटेड। डीप सिचुएटेड क्या होता है, भीतर मांस के अंदर धसी होती है, भीतर मांस में धसी होती है, धसी। और ये कहते हैं, ये होते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी ऊपरी, ऊपरी सतह पर ही होती है हमारे। देखिए अगर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ इसको देखिए, ये मैं इसको थोड़ा दबाव के कारण से फूल रही है, ये क्या है हमारी शिराएं, ये मांस के बिल्कुल ऊपर है, दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो इनके अंदर ये देखिए जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा, अगर ये रंग किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से थोड़ी सी हरी या नीली सी दिखाई देती है, ठीक है। और जबकि लाल रक्त जो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग लाल होता है, वो जो है रक्त के दबाव के प्रतीक होता है। इसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये मांस के अंदर भीतर दर्शित होते हैं। ये मुख्य अंतर थे हमारे किसमें, धमनी और शिरा में। अगला तक केशिकाएं क्या आती है, देखिए मैं समझाता हूँ केशिका क्या है। लेट मी एक्सप्लेन, एक डायग्राम बना लेता हूँ तब तक मैं। देखिए मैंने ये चित्र बनाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने भी पढ़ा धमनी और शिराओं के बारे में। ये हमारा जो चित्र है, इस चित्र के अंदर ये हमने दिखाया है, ये जो लाल रक्त से दिखाया गया है ये है धमनी, ये क्या है धमनी। और ये जो नीले से दिखाया गया है ये क्या है शिरा, ये क्या है हमारी शिरा। अब जो ये हरे रंग से दिखाया गया ये क्या है उत्तक। ये देखिए जो उत्तक में जाने के बाद जो ये धमनी है, ये देखिए यहाँ ये पतली पतली नलिकाएं बन गई आगे टूट के। यहाँ मैंने इसको जूम करके दिखाया है आगे, ये पहली पतली जो धमनी है
ये जो धमनी है और अधिक बारीक नलिकाओं में बट जाती है। यहाँ ये देखिए इसने दिखा रखा है, ये धमनी भाग 1 2 3 4 इस तरह से ये अनेक, यहाँ इसने दिखाया हुआ है ये अनेक प्रकार की पतली पतली शिराओं में सॉरी नलिकाओं में बट गई। अब जब ये इस तरह से बटती है तो ये जो कैपिलरी है जिसको हम केशिकाएं बोलते हैं, यानी केशिकाओं को इंग्लिश में हम कैपिलरी बोलते हैं, इनकी जो मोटाई होती है ये लगभग कितनी होती है, इतनी होती है जितनी एक कोशिका की मोटाई होती है। यानी इनकी दीवार जो होती है केवल एक कोशिकीय मोटाई जितनी होती है जितनी एक कोशिका की मोटाई होती है। इसलिए ये पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है, पदार्थों का जो आदान प्रदान है, विनिमय है, वो ऊतक में आता है। यानी जो धमनी के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन थी, ये धमनी के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन ये कहाँ जाएगी, ऊतक में आ गई यहाँ पे, ठीक है। और जबकि उपस्थित जो पोषक तत्व थे ये धमनियों से कहाँ गए, ऊतक में ही आ गए। मैंने ऊतक को दिखाया हुआ है। अब यहाँ देखिए ऊतक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक संबंध पाने के कारण से वापस चली गई इसमें कैपिलरीज में, ठीक है। यानी धमनी की तरफ का जो भाग आता भाग, वहां तो धमनी के अंदर विद्यमान ऑक्सीजन और पोषक तत्व ऊतक में आ जाते हैं। यानी जैसे कोई गाड़ी है स्टॉपेज पे आएगी तो उसकी सवारियां अनलोड होती हैं, उसमें से उतरती हैं, तो दूसरी तरफ उसमें सवारियां चढ़ जाती हैं, तो जो अवशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें चले जाएगा। और ये पतली पतली नलिका, ये देखिए हम देखा 1 2 3 4 ये मिल करके फिर एक बड़ी नलिका बनाते हैं जिसको हम कहते हैं शिरा। तो ये क्या बन जाएगा, तो धमनी और शिरा के बीच में बहुत सूक्ष्म महीन रक्त नलिकाएं होते हैं जिसको रक्त केशिकाएं बोलते हैं। केशिकाएं यानी कैपिलरीज, जो ऊतक के अंदर पदार्थों के एक्सचेंज के लिए होने होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी तीसरे प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं जिनको फाइन कैपिलरीज भी बोलते हैं, जिसमें ऊतकों के अंदर जो वस्तुओं और पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो यहाँ संपादित होता है। तो ये हमारा था, अभी हमने पढ़ लिया है हृदय की संरचना, कार्य और हृदय क्यों धड़कता है, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, और फिर उसके बाद रहेगा नलिकाएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लसिका। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लसिका। लसिका क्या है, अभी हमने पढ़ा था रक्त के अतिरिक्त रक्त परिसंचरण, मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य है और लसिका। ये देखिए यहाँ इस चित्र में हमने दिखाया है धमनियों की दीवार इतनी बारीक होती है जितनी एक कोशिका की मोटाई। तो जो इसकी कैपिलरीज है रक्त केशिकाएं, इनकी दीवार पतली होने के कारण से रक्त इनमें से छन जाता है। रक्त का कुछ भाग रक्त की कोशिकाओं को छोड़ करके जो कुछ प्लाज्मा और कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे आयन होते हैं जो सामान्य सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, या फिर जो वसा होती है वो जो पाचित वसा आती है, सरल वसा, वो इस रक्त में से धमनियों से निकल करके कहां चली जाएगी, ऊतकों में। ऊतकों में कहां, देखिए चित्र के अंदर मैंने दिखाया गया है, ये जो लाल आकृति में दिखाई गई ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये जो यहाँ दिखाया गया, इन रिक्त स्थानों को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय अवकाश। अवकाश मतलब स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। यानी जिस प्रकार आप देखिए, आपने जैसे मान लीजिए चने का एक कोई बर्तन भरा चने के बीजों से, अगर आप हाथ में कुछ बालू मिट्टी लेकर के अगर उसमें डालते हैं तो बालू मिट्टी कहाँ चली जाएगी, उन चने के बीच में, चनों के जो बीज हैं उनके बीच में आपस में एक दूसरे के बहुत सटके जुड़ करके भरे जाने के बाद में उनके बीच में जगह खाली रह जाती है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस से बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ कोशिकाओं के बीच में भी जो कुछ अवकाश रहते हैं, कुछ स्थान रहते हैं, खाली स्पेस रह जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो केशिकाओं में से जो रक्त छन करके जो कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, रेयरली होता है लसिका एक तरह से रक्त ही है छना हुआ, केवल इसमें क्या होता है, रक्त कोशिकाएं नहीं होती, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाइट, ठीक है। इसमें कुछ ल्यूकोसाइट्स हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयन वगैरह होते हैं, पाचित वसा आती है। तो ये जो यहाँ इस चित्र में देखिए जो मैंने हरे रंग से दिखाया है, ये क्या है, लसिका वाहिनी। क्या है ये, लसिका वाहिनी। यानी ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये मान लीजिए तीसरी कोशिका है, इनके बीच में ये जो एक तरह से नलिका का निर्माण होता है, ये नलिका बन गई एक तरह से, ये नलिका जो मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये जो नलिकाएं बनती है बारीक नलिका, इसको होता है लसिका वाहिनिकाएं। लसिका वाहिनिकाएं, जैसे ये केशिकाएं है ना जो बहुत बारीक लसिका यानी जिनके अंदर ये लसिका द्रव भरा होता है,
इनको लसिका वाहिनिकाएं बोलते हैं। ये लसिका वाहिनिकाएं जो है ये आपस में मिलकर के एक बड़ी वाहिका बनाते हैं जिसको मतलब लसिका वाहिका। अंत क्या वाहिनिकाएं, और यहां से सीधा क्या वाहिका। वाहिका वाहिनिकाओं से बड़ी होती है, यानी सूक्ष्म वाहिनिकाएं मिलकर के एक बड़ी विशाल लसिका वाहिका बनाते हैं। ये लसिका वाहिका के आगे, क्योंकि जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र में केंद्र होते हैं हृदय, हृदय जब पंप करता है तो वह रक्त जो है सारे शरीर में पहुंच जाता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें होती है जगह जगह लसिका वाहिनिकाओं के बीच में कुछ गांठें होती हैं जिसको लसिका गांठ या लिम्फ नोड्स बोलते हैं। लसिका को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं वो? लिम्फ। लिम्फ लसिका को बोलते हैं LYMPH, लिम्फ। तो ये लिम्फ नोड होते हैं। ये लिम्फ नोड कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ प्रेशर जब मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, मांसपेशियों में सिकुड़न होते हैं, उठते बैठते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, तो ये क्या है? लसिका ग्रंथि के ऊपर, लसिका जो गांठें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेंगे। इनमें भी वाल लगे होते हैं, लसिका इनमें भी वाल लगे होते हैं। तो ये वाल लगे होने की वजह से क्या होता है? एक निश्चित दिशा में रक्त का प्रवाह आता है। जब गांठों के ऊपर दबाव बनता है तो इनके अंदर जो लसिका है ये बह करके आगे की तरफ जाएगी, बैक फ्लो नहीं होगा। वाल लगे होते हैं लसिका वाहिनिकाओं में, और ये क्या कार्य करती हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो अल्प मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर घुलनशीलता अधिक होती है, कार्बोक्सी कार्बोनिक अम्ल के रूप में ये बहुत जल्दी घुल जाती है और जल्दी निकल जाती है। तो लसिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उत्तक की, वो लसिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होती है, वो उत्तक को तकाती है। इसको जटिल प्रकरण हम बाद में समझाएंगे किसी अन्य विषय वीडियो में। तो दूसरा कहता है कि ये लुब्रिकेंट का काम करती है। जिस तरह से इंजन के भागों में, इंजन के भीतर तेल हो रहा है लुब्रिकेंट ऑयल, तो ये क्या करती हैं? जो कोशिकाओं के अंतर स्थान होते हैं, अंत अवकाश में भरा हुआ कोशिकाओं के लिए लुब्रिकेंट का भी काम करते हैं। अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण आयन्स हैं, जिस प्रकार से पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन्स है, हाइड्रोजन आयन है, तो शरीर की पीएच को बनाए रखने के लिए और अनेक जैव प्रक्रमणों के लिए जो आवश्यक आयन है वो भी लसिका में होते हैं। तो लसिका में कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी ये भी प्रतिरोधक क्षमता में कुछ अपना कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादा विशेष इसका कुछ है नहीं। तो ये जो एक तरह से लिम्फ है, एक तरल पदार्थ है जो रक्त का ही छना हुआ भाग है। इसमें केवल रक्त कोशिकाएं नहीं होती और कुछ रक्त प्रोटीन, रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन नहीं होती। बाकी इसमें ये सफेद तरल, ये सॉरी थोड़ा हल्का पीले रंग का तरल होता है। आपने कभी देखा चोट लगने के ऊपर किसी स्थान पे हमने सफेद सॉरी पीले रंग की एक सेमी सॉलिड सी एक जेल टाइप का कुछ लिक्विड निकलता है, जेली टाइप का, जेल यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है, तो वो हमारा लिम्फ के कार्य होता है। तो ये था हमारा लिम्फ सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करते हैं परिवहन तंत्र, किसमें? पादपों में। अब हम बात करते हैं पादपों में परिवहन की। पादपों में भी पोषक तत्वों का परिवहन होता है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। तो जिस प्रकार से भूमि के अंदर मृदा में जो जल होता है और जो खनिज लवण होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? परिवहन हो रहा है, जल का परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक। और पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पूरे के पूरे शरीर की मतलब पादप कोशिकाओं को क्या आवश्यकता है, तो पत्तियों में बनने वाला भोजन हर पादप की हर कोशिका तक वितरित होता है। तो पौधों में भी परिवहन होता है। और ये परिवहन का जो कार्य है, पादपों में परिवहन जो है ये एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको बोलते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक, ये संवहन उत्तक होता है, यह पादपों में परिवहन का कारक है। ये पादपों में जो परिवहन होता है उसका, तो पादपों में दो चीजों का परिवहन होता है। एक तो होता है खनिज लवण और जल और खनिज लवण का, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, इसका परिवहन कौन करता है? जाइलम। जाइलम नाम का संवहन उत्तक, जाइलम संवहन उत्तक, संवहन उत्तक। इसको दारू उत्तक भी कहते हैं, दारू उत्तक। यानी जाइलम तो इंग्लिश का शब्द है XYLEM, जाइलम, और वास्तव में हिंदी में इसका अर्थ है दारू उत्तक। तो जो जल और खनिज लवण को जड़ों से पत्तों तक लेके जाता है, जड़ों से पत्तों तक लेके जाता है, वह संवहन उत्तक कहलाता है, दारू उत्तक कहलाता है, या फिर इसको जाइलम उत्तक बोलते हैं। और दूसरा होता है भोजन, जो भोजन को लेके आता है, दूसरे प्रकार का भोजन को कहां ले जाएगा? पत्तों के अंदर प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले आपको सामान्य पता भी होगा। पत्तों का से जो भोजन है वो कहां जाएगा? शेष भागों में,
शेष भागों में जाके प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, वहां पर ये जाएगा। तो भोजन को वहां से यहां लाने के लिए जहां पे इसकी आवश्यकता है, कौन सा उत्तक है, इसको बोलते हैं पोषवाह उत्तक। हिंदी में इसको बोलते हैं पोषवाह उत्तक और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लोएम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। तो अगर हम बात करते हैं पाल्पम अप्रीमेंट, पाल्पम अप्रीमेंट के लिए पाल्पम एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको बोलते हैं समहन उत्तक हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल, जिसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम यानी दार उत्तक और फ्लोएम यानी पोषवाह उत्तक। देखिए दार उत्तक में चार कंपोनेंट होते हैं, कौन सा है, एक होता है जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, और दूसरा होता है जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका, तीसरा आता है जाइलम तंतु, और चौथा आता है हमारा जाइलम मृदु उत्तक, मृदु उत्तक। ठीक इसी तरह से फ्लोएम में भी भाग होते हैं चार, ठीक है, वो मालूम करते हैं, पहले इसकी बात लेते हैं। देखिए जो समहन का कार्य जो करना है इन्होंने, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जल का समहन, उनके लिए मेन चीज होती है जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ये क्या है, ये तो हम पाठ्य पुस्तक में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी प्रीमेंट तक सीमित हमारी दो चीजें। जाइलम के अंदर जो जाइलम वाहिनिकाएं होती हैं, ये मेन एलिमेंट हैं जिसके द्वारा जल जाता है। जड़ों के अंदर जो पानी होता है, सॉरी जो भूमि में जो पानी होता है, जड़ों के ऊपर बहुत बारीक महीन बालों के जैसी पतली छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको मूल रोम बोलते हैं, क्योंकि मूल का पर्यायवाची क्या है, जड़ का पर्यायवाची क्या है, मूल। मूल के ऊपर रोए होते हैं, जिस प्रकार हमारे रोए होते हैं, उनको बोलते हैं मूल रोम। तो धरती में जो पानी है, भूमि में, मिट्टी में, वो पानी उन मूल रोम में आता है। मूल रोम से ये कनेक्टेड हो जाता है जो कोशिका जड़ है, जड़ों के अंदर जो जाइलम उत्तक है, जाइलम उत्तक की जो वाहिनिकाएं होती हैं, ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हैं जिनके अंदर ये एक तरह से ट्यूब होती हैं। ये इनके ऊपर चित्र दिखाए गए, आगे ऊपर नीचे से ये बंद है, ठीक है, ये बंद है। तो क्या होता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है। जब पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो पानी का प्रयोग होता है, इस्तेमाल, उसमें अतिरिक्त इसके पौधे को अपने शरीर का तापमान निर्धारित रखना है, तो पानी अतिरिक्त जो पानी पौधों में है विद्यमान, वो स्ट्रोमेटा यानी रंध्र के द्वारा, पत्तियों के अंदर जो छेद होते हैं उनके द्वारा वायु में वाष्प के रूप में निकलता रहता है पौधों में विद्यमान अतिरिक्त जल, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो जब ऊपर पौधों के ऊपरी भाग में, क्योंकि पत्तों का जो भाग होता है वो ज्यादा विशाल होता है और जो तना आता है वो पतला आता है, संकरा आता है, तो इतने विशाल भाग के अंदर एकदम से वाष्पीकरण होने की वजह से ऊपर का स्थान खाली हो जाता है, एक चूसन बल बनता है, चूसने का। जिस तरह से सिरिंज में दवाई खींचते हैं ना, तो ऊपर चूसन बल बन जाने के कारण से एक तनाव उत्पन्न होता है, किसमें, इन जाइलम वाहिनिकाओं में। जिस तरह से सिरिंज में ना मेडिसिन को, लिक्विड को, दवाई को, पानी को हम खींचते हैं सिरिंज में, इंजेक्शन में, वैसे ही तो ऊपर जो ये पौधा है, इस पौधे के अंदर ये बड़ा भाग है, ज्यादातर भाग, इसमें क्या बनेगा, चूसन बल, चूसन बल बन जाएगा। इस चूसन बल के कारण, ये चूसन बल कैसे डेवलप होता है, वाष्पीकरण से जब जल ऊपर का निकल जाएगा तो ऊपर खालिस्तान हो जाएगा, खालिस्तान में क्या था, चूसन। तो ये चूसन बल के कारण जो जाइलम वाहिनिकाएं होते हैं, इसमें तनाव बढ़ता है, इस तनाव के कारण ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मुख्य जो वाहन करना है जल का, वो जाइलम वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। इसके द्वारा जो दूसरी वाहिका, ठीक है, ये इसके अंदर इसका व्यास जो है कम होता है, इसलिए दबाव उसके अंदर ज्यादा होता है, वो तेजी से पानी सकता है। वाहिका का व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो बड़े जटिल यानी जो खनिज आदि घुले होते हैं, अधिक सांद्रता वाला जो तरल है, वो इनके द्वारा होता है, ऊपर चढ़ता है, और जल इसके द्वारा, ट्रैकिड्स के द्वारा। तो ये चूसन बल के द्वारा इस तरह से एक स्तंभ विकसित होता है और जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर तक ये पानी पत्तियों में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो पत्तियों में बनने वाला भोजन है, फ्लोएम के भी जाइलम की तरह से चार भाग हैं। पहला तो क्या है आपका, फ्लोएम चालिनी नालिका, चालिनी नलिका, ठीक है। और दूसरा आता है फ्लोएम सहचर कोशिका, सहचर कोशिका, जिसको कंपेनियन सेल भी बोलते हैं, कंपेनियन। तीसरा आता है हमारा वही
फ्लोएम तंतु और चौथा था हमारा फ्लोएम मृदु ऊतक। ये जो दो शेष भाग है ना, फ्लोएम तंतु और जाइलम तंतु, ये इन समय ऊतकों को मजबूती प्रदान करते हैं, दृढ़ता देते हैं, ताकि जो तनाव झुके नहीं, दृढ़ता बने रहे। तो पौधों में जो तंतुओं के कारण, जो जाइलम तंतु है या फिर फ्लोएम तंतु है, इनके कारण से क्या आता है, इनके अंदर दृढ़ता आती है। और जो ये मृदु ऊतक होता है, इस मृदु ऊतक के कारण से नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, टूट फूट होती है, जो वो उसकी मरम्मत होती रहती है। ये एक अन्य विषय है। बात है परिवहन की। परिवहन में सिर्फ यहाँ भी दो ही चीजें होती हैं, यानी कोशिका में सिर्फ एक है, चालन नलिका। चालन नलिका तो यानी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। इस चालन नलिका के अंदर ये ट्यूब है, इस चालन नलिका के अंदर ये इस तरह से इनके अंदर पार्टीशन होता है। यहाँ जो ये भोजन है, यहाँ पे ऊर्जा का व्यय होता है, एटीपी की एनर्जी जो होती है ना इसके अंदर, पौधों के अंदर भी जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा के द्वारा जो भोजन है वो चालन नलिकाओं में जाता है और एक दबाव बनता है इसके अंदर, जो शर्करा बनती है। शर्करा एक जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। पानी जो पौधों के द्वारा है उसमें कुछ शर्करा घुल जाएगी। शर्करा घुल जाने की वजह से जो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर जो जल है, शर्करा युक्त जल, इन वाहिकाओं में प्रवेश करेगा और इसमें एटीपी की एनर्जी भी लगेगी और इसके भीतर चालनीय नलिकाओं के भीतर एक दबाव उत्पन्न होगा। इस दबाव के कारण से ये जो भोजन है, शर्करा जल में घुल करके ये सारे शेष भागों में पहुंच जाती है। कंपेनियन कोशिका, जिसको सहायक कोशिका होता है, इसका कार्य क्या है, ये सिर्फ चालनीय नलिका को सहारा भी प्रदान करती हैं, सिर्फ सपोर्ट का काम करती हैं। और तंतु और मृदु ऊतक का काम क्या, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार पौधों में भी परिवहन होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। बने रहिए अर्थ एकेडमी पर। अपना यूट्यूब चैनल छोड़ने से पहले मैं आपसे सभी से व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन आपको अगला वीडियो को मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र का विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर।